बाइक के बट बजा लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार सिंह आप लोगों के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। कल मैं 7:30 बजे से लाइव था इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और उसमें मैं BHU PET एंट्रेंस का क्वेश्चन करा रहा था, मगर वो पूरा नहीं हो पाया था। टेक्निकल इशू के कारण बीच में ही हमें वीडियो छोड़ना पड़ा था। इसलिए मैं उसी वीडियो का एक सेशन आज लाया हूँ, जिसमें आप लोगों को टोटल क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो आप सभी जितने भी बच्चे कल हमसे जुड़े हुए थे और जो टोटल क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, वो कृपया करके इस सेशन में पूरा कर लें। ओके, तो आइए हम लोग आज के वीडियो में जो हमारा अगला क्वेश्चन था उसको देखते हैं। ओके, इससे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं मैं आप लोगों के साथ कल ही शेयर कर दिया था, इसलिए मुझे आशा है कि आज आप लोगों को ऐसी कोई भी परेशानियां नहीं होगी। ठीक है, आइए। कल जहाँ तक हमको याद है कि आप लोगों के साथ 46 क्वेश्चन कराया था। ओके, तो आज हम लोग 47th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ओके, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है। सॉरी, ये करा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का खोज किसने किया था। अमेरिका का खोज किसने किया था, या किसने किया। ओके फ्रेंड, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। ओके, इसके बारे में आप लोगों को कहानी तो पता ही होगी। यह एक्चुअली अमेरिका के खोज पर नहीं निकला था, यह भारत के खोज पर निकला था, परंतु यह गलती से इसका दिशा परिवर्तित हो गया और वह अमेरिका के तट पर जा पहुंचा, और वहां के निवासियों को जब लाल रंग के देखा, यानी अधिक गोरे देखा, तो वहां के निवासियों को इसने रेड इंडियन करार दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश आर्मेडा को किसने पराजित किया था। ओके, स्पेनिश आर्मेडा को किसने पराजित किया था, किसने पराजित किया। ओके, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिशर्स, अर्थात अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात किस राजवंश का पतन हुआ था। ओके, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात किस राजवंश का पतन हुआ। किस राजवंश का पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोर्बो राजवंश। इसके विषय में भी हम लोग भली भांति परिचित हैं। बोर्बो राजवंश का ही एक शासक था लुई 14वां, जो कि कहा करता था, मैं ही राज्य हूं और मेरा कथन ही इस राज्य का कानून है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कल की भांति आज भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखने के लिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। मैं इसे छोटा ही रखने का प्रयास करूंगा, और आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या जैसे ही मैं बोलूँ उसी पीरियड में आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं इस हेडिंग को भी मिटा दे रहा हूँ, इससे तो आप लोग परिचित हो ही हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था। ओके, नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। इसी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1924 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन नहीं जुड़ा था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से हम लोगों को यह पहचानना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो उस समय काफी प्रसिद्ध था, उससे कौन सा सदस्य नहीं जुड़ा हुआ था। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन नहीं जुड़ा था। ओके फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4, जिसमें से पहले सदस्य का नाम दिया हुआ है कर्नल अलकाट, सेकंड ऑप्शन में है मैडम ब्लावत्स्की। ओके, हमारा थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, और इसका चौथा ऑप्शन है सिस्टर निवेदिता। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे एक बात पे गौर फरमाएंगे कि ये जो कर्नल अलकाट है फर्स्ट ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन में जो हमारा मैडम ब्लावत्स्की है, ये दोनों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। ओके, तो ये तो एब्सोल्युटली ये दोनों थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है एनी बेसेंट। ठीक है, तो इनके विषय में भी हम लोग जानते हैं, यदि आप सभी भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के ही रूप में और उस संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए तथा उस रूप में एक समाज सुधारक की भूमिका लिए हुए यह भारत में आई हुई थी। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। इससे तो यहाँ पे हम लोगों को अभी ये स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका आंसर जो होगा सिस्टर निवेदिता होगा। अब प्रश्न रही कि आखिर सिस्टर निवेदिता किस संगठन से जुड़ी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के एक सदस्य मतलब शिष्या के रूप में सिस्टर निवेदिता भारत में कार्य कर रही थी। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सिस्टर निवेदिता। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हिटलर से मुसोलिनी की मुलाकात कब हुई थी। ओके, हिटलर
से मुसोलिनी की मुलाकात कब हुई थी? ओके दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और इटली दोनों धुरी राष्ट्र का सदस्य था, और जब धुरी राष्ट्र पर संकट मंडराने लगा था तो उसी का समाधान करने के लिए हिटलर से मुसोलिनी 1938 ईस्वी में मिला था या भेंट किया था। ओके ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट किए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, कि 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? ओके यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि 1905 ईस्वी में एक बहुत ही छोटा सा राष्ट्र जापान एक बहुत ही बड़े और अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र रूस को पराजित किया था। इससे जितने भी औपनिवेशिक राष्ट्र थे उनमें एक मतलब बौद्धिकता का संचार हुआ था, और वही कारण था कि भारत जैसे उपनिवेश में भी राष्ट्रवाद का संचार हुआ था, और इन लोगों में यह मतलब सोच विकसित हुआ कि यदि इतना सा छोटा राष्ट्र उतने बड़े राष्ट्र को पराजित कर सकता है, तो फिर हम लोग इतनी जनता मिल करके यहाँ से अंग्रेजों को बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद के उदय के एक कारण में भी आता है। ओके, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट्समाउथ की संधि। पोर्ट्समाउथ की संधि, ओके, जो कि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि पिट्सबर्ग का नाम परिवर्तित कर उसका नया नाम क्या रखा गया? ठीक है, पिट्सबर्ग का नाम परिवर्तित कर उसका नया नाम क्या रखा गया? नया नाम क्या रखा गया? ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिनग्राद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 1905 ईस्वी की वह घटना जो रूसी क्रांति का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ कौन सा था? ठीक है, अर्थात 1905 ईस्वी की वह महत्वपूर्ण घटना
घटना जो रूसी क्रांति का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ, कौन सा था या क्या था? ओके, इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी की खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना। ओके, तो इसको जल्दी नोट करिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का प्रमुख कारण क्या था? अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का प्रमुख कारण क्या था? ओके, इसका राइट आंसर होगा जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? ओके, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? कब बनाया गया? ठीक है दोस्तों, सॉरी, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ओके, तो दोस्तों ये भी आप सभी जानते हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके द्वारा केंद्रीयकरण पर विशेष ध्यान देते हुए जो बंगाल, जैसे हमारे भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। पहला था कोलकाता, दूसरा मद्रास और तीसरा बॉम्बे। ओके, नंबरिंग पे कोई विशेष ध्यान मत दीजिएगा।
तो तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। मगर जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके तहत तीनों का केंद्रीकरण कर दिया गया और उन सब में जो मतलब मुख्य प्रेसिडेंसी था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, क्योंकि पूरे उपनिवेश का खर्चा और शासन भार का जो खर्चा होता था इसी से उठाया जाता था, इसलिए कलकत्ता के गवर्नर को सबसे प्रमुख बनाया गया एवं बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको कलकत्ता के जो गवर्नर थे उसके अधीन कर दिया गया और उसी कलकत्ता यानी बंगाल के गवर्नर को ऊंचा पद प्रदान करते हुए बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग यहां। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में है? किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में है? ओके, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही समाधि स्थल हमारे भारत के जो उत्तर प्रदेश है उसके गाजीपुर में स्थित है। ओके, और यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसका भारत में मृत्यु हुआ था। ठीक है, और उसे यहीं पर दफना भी गया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ओके, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। ओके फ्रेंड, क्योंकि हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी और हिस्टोरिका जो है वह इतिहास का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक प्रामाणिकता के साथ किसी घटना का विवरण दिया गया है, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? ओके, यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा महापद्मनंद। ओके दोस्तों, चलिए नोट करिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? ठीक है, इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा वेद। ठीक है, वेद में भी जो वेद त्रयी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उसकी रचना संस्कृत भाषा में ही की गई है और वह
हमारे संस्कृत भाषा में लिखित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है महाद्वीपीय संघ ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया? ठीक है, महाद्वीपीय संघ ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई 1776। क्योंकि जब अमेरिका अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था तो अंग्रेज ठीक भारत की ही भांति अमेरिका में भी अपना अत्याचार किया करते थे। ठीक है, तो बाद में अमेरिका ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से उस महादेश में जितने भी मतलब प्रांत थे, जितने भी राज्य थे, उन सबको मिलाकर के एक ढीला ढाला संगठन बनाया गया था जिसे महाद्वीपीय संघ नाम दिया गया था। ठीक है, इसी ने संघर्ष करते हुए 4 जुलाई 1776 ईस्वी को पूरे अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया और तभी से 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों का भाग लेना तय हुआ? ठीक है, देखेंगे हम लोग। संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों का भाग लेना तय हुआ था? ओके, इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा 389। ओके, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में भारत के देशी रियासतों की जनता को एकत्रित किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था? ठीक है, 1927 ईस्वी में भारतीय देशी रियासतों की जनता को एकत्रित किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था? ओके, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से पहला है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है राजनीतिक उद्देश्य, तीसरा है शैक्षणिक उद्देश्य और चौथा है हमारा मजदूरी को बढ़ाने को लेकर के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजनीतिक उद्देश्य।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग के सदस्य किस देश की विचारधारा से प्रभावित है? होम रूल लीग के उद्देश्य या उनकी विचारधारा किस देश से प्रभावित है? किस देश से प्रभावित थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में होम रूल लीग मूवमेंट की जो विचारधारा का प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, और एनी बेसेंट आयरलैंड की ही एक महिला थी, ठीक, जो कि समाज सुधारक क्षेत्र में कार्य करती थी, और इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर के हमारे भारत में होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। तो जो एनी बेसेंट थी वो जो यह जो विचारधारा लाई हुई थी भारत में होम रूल लीग का, वह आयरलैंड से ही लाई थी, क्योंकि इससे पहले आयरलैंड में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया जा चुका था, और उसकी सफलता से एनी बेसेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थी। अतः वह चाह रही थी कि वैसे ही शांतिपूर्ण क्रांति के द्वारा भारत में भी स्वराज्य की स्थापना हो और स्वशासित संस्थाओं का विकास हो। ठीक है, इस प्रकार से जो होम रूल लीग था उसकी विचारधारा आयरलैंड से प्रभावित थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ओके, ये तो आप सभी जानते होंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ओके, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज भारत सचिव कौन था? ओके, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज भारत सचिव कौन था? ओके, तो उसका राइट आंसर होगा लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, लॉर्ड स्टैनले ही प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जो कि भारत सचिव के रूप में भारत आया था। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? इसे भी आप सभी सामान्य तौर पे जानते होंगे।
ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता नामक जो पुस्तक था उसकी रचना जीन जैकस रूसो यानी जे रूसो ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह किसका कथन है? आगरा और फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह किसका कथन है? किसका कथन है? ओके, इसका राइट आंसर होगा वर्नियर, फ्रांसिस वर्नियर या सिर्फ वर्नियर। ठीक है, यह एक यूरोपीय यात्री था जो कि भारत की यात्रा पर आया था इसके भ्रमण करने के लिए, और इसने भारतीय और यूरोपीय जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसके ध्यान में आया, उन सब का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है अपनी रचना में। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है रोशन अख्तर किस उपनाम से बादशाह बना? रोशन अख्तर किस उपनाम से बादशाह बना? ओके, यह भी हम सभी जानते हैं कि जैसे फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया गया तो उसके पश्चात से रोशन अख्तर नामक व्यक्ति मोहम्मद शाह के नाम से मुगल बादशाह बना। ओके, आंसर मोहम्मद शाह। ठीक है, इसे रंगीला बादशाह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है च्यांग काई शेक के समय साम्यवादियों के साथ कुओमितांग दल का कैसा संबंध था? च्यांग काई शेक के समय साम्यवादियों के साथ कुओमितांग दल का कैसा संबंध था? ओके दोस्तों, ये च्यांग काई शेक जो था वो कुओमितांग दल का ही नेता हुआ करता था, और जैसे यह कुओमितांग दल का नेतृत्व संभाला उसी समय से साम्यवादियों के साथ जो पहले से संबंध बना रहा था उसमें अधिक तनाव आ गया, अतः इसका आंसर होगा तनावपूर्ण, क्योंकि आंसर भी ऑप्शन भी ऐसा ही था। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना
किसने किया? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इसका राइट आंसर होगा मेजी ने। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ओके, खुदाई ए खिदमतगार दल या खुदाई ए खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? ठीक है, खुदाई ए खिदमतगार को ही लाल कुर्ती सेना के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो था वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। यार सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ओके, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इससे भी आप सभी परिचित होंगे। इसका आंसर होगा एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, फिलॉसफी ऑफ बम्ब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, फिलॉसफी ऑफ बम्ब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा भगवते चरण बोहरा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ अपर कास्ट
हिंदू वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पंडिता रमाबाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के स्थापना किसने किया था? ओके, तो दोस्तों इसका जो रियल आंसर है वो होगा अब्दुल लतीफ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहां स्थापित किया? महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहां स्थापित किया था या कहां स्थापित किया? ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूना में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि जब अंग्रेजों के द्वारा गोलमेज सम्मेलन कराया जा रहा था, तो उसमें जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक अधिनियम पारित किया, एक कानून पारित किया और उसके द्वारा मतलब भारतीयों से कहा था कि जब तक आप लोग एक मतलब पूरे भारतीय जनता के समर्थन से बना हुआ एक सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं कर देते, तब तक के लिए हमें एक काम चलाओ योजना ही आप लोग मतलब आप लोगों के देश में लागू करनी होगी। और हमें जैसे ही यह विश्वास हो जाएगा कि हमारे कानून के विकल्प के रूप में आपने किसी सर्वसम्मत योजना को मंजूरी दे दी है, तो मैं उसे लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद से सिफारिश करूंगा। ठीक है, और इसी कथन के उपरांत चूंकि भारत में पहले से तो कोई सर्वसम्मत योजना थी नहीं, अतः 14 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने हमारे देश में एक सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड का मतलब यहाँ पे क्रियान्वयन किया। और उससे महात्मा गांधी बहुत ही क्षुब्ध थे, क्योंकि उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई एवं श्रमिक वर्ग के साथ साथ भूमिपति को तो मतलब अलग अलग निर्वाचन प्रणाली दिया ही गया था। उसके साथ क्या किया गया था कि जो भी हमारे दलित भाई हैं उनको भी हिंदुओं से अलग मान करके, यानी अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी एक पृथक निर्वाचन
प्रणाली का व्यवस्था किया गया था। ओके, इससे महात्मा गांधी बहुत ही निराश थे और उन्होंने जैसे ही इस मतलब निर्णय को सुना, उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाया और उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार इस कम्युनल अवार्ड को समाप्त नहीं करती या उसमें संशोधन नहीं करती, तब तक मतलब नहीं करती, तो मैं इस जेल में ही, उस समय पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में कैद थे महात्मा गांधी, तो मैं इस जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दूंगा। ओके, तो ब्रिटिश सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हुए उसमें संशोधन करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों के बहुत बड़े समर्थक भी रह चुके थे। ओके, तो जब महात्मा गांधी की बातों को अंग्रेजों ने मतलब गंभीर रूप से नहीं लिया, तब महात्मा गांधी ने सेंट्रल जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया था। ओके, और जब वो प्रारंभ कर दिए थे आंदोलन, तो उनके 3-4 दिन के बाद स्थिति जो थी वो बिल्कुल ही दयनीय होने लगी थी, जिसको देखते हुए उनके जो भी करीबी नेता थे महात्मा गांधी के, वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास पहुंचे और कहे कि इस समस्या का समाधान केवल आप ही निकाल सकते हैं, आप चल करके महात्मा गांधी से एक बार बात तो कर लीजिए, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, इससे हम सभी परिचित भी हो जाएंगे। और उनकी जो दयनीय हालात होती जा रही है, वह देश के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति है। ठीक है, इसी के उपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से मिलने के लिए पूना के यरवदा सेंट्रल जेल पहुंचे और उसी जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक बहुत ही बड़े ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुई थी, जिसे हम पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। और उसी पूना समझौता के तहत जो अछूत थे उनको पुनः हिंदुओं में शामिल कर लिया गया था, हालांकि उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। ठीक है, उसको हम लोग स्पेशल जो हिस्ट्री का क्लास चलेगा उसमें पढ़ेंगे। तो उसी पूना समझौते के पश्चात महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिए गए वचनों के आधार पर दलितों को एकत्रित करके और उनकी सेवा प्रारंभ की एवं उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देना प्रारंभ किया। और इसी उद्देश्य से उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। ठीक है, और हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना थी वो पूना में ही किया था, क्योंकि जैसे ही वो जेल से रिहा हुए इस कदम में इस मतलब क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम बढ़ाया और वहीं पूना में ही हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय भी स्थापित कर दिया। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत अधिक है और सबका उचित सॉल्यूशन देना भी बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो भी मतलब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आवश्यक है और आप लोग के लिए कुछ अच्छा हो सकता है उससे, तो उसको मैं करा दे रहा हूं। बाकी सभी जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको आप सभी देख लीजिए, उसका आंसर तो मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सद्र उस सुदूर का क्या कार्य था? सद्र उस सुदूर का क्या कार्य था? का क्या कार्य था? ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा धार्मिक विभाग का संचालन। धार्मिक विभाग का संचालन। ओके फ्रेंड्स, इस बार इस क्वेश्चन पेपर को देखने के उपरांत यही लग रहा है कि जो BHU MA का हिस्ट्री पेपर आया था उसके क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। पिछली बार की भांति इस बार ज्यादा कथन डालने का प्रयास नहीं किया गया है, सभी क्वेश्चन को 1 लाइनर रखने का प्रयास किया गया है और उसके ऑप्शन भी साधारण दिए गए हैं, ऐसा दिया गया है जिससे आप बिल्कुल ही अच्छे से उसका सही आंसर चूज कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंह अस्पा एवं द्वि अस्पा नामक प्रथा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? ओके, यानी सिंह अस्पा, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में भी पूछ चुका है। सिंह अस्पा एवं द्वि अस्पा नामक व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा जहांगीर। ओके, जहांगीर के शासनकाल में सिंह अस्पा एवं द्वि अस्पा नामक जो व्यवस्था थी उसे शुरू किया गया था। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसकी याद में करवाया था? शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण, या ऐसे भी लिख सकते हैं आगरा के किले में, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसकी याद में करवाया? किसकी याद में करवाया था? ठीक है दोस्तों, जब आप लोग शाहजहां के समय के जो स्थापत्य कला का विकास है उसको पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि शाहजहां ने अपने दरबारियों के याद में आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ओके, यहां लिख देते हैं अपने दरबारियों के याद में, अपने दरबारियों के याद में। ठीक है, दरबारियों के लिए या उसके जो भी महत्वपूर्ण दरबारी थे उनके याद में ठीक है दोस्तों, यहां तक नोट करिए पहले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल कालीन लेखक ने किया है? अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल कालीन लेखक ने किया है? ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा हाजी अहमद सरहिंदी। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे गौर फरमाएंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के दरबार में आने से पहले मीर जुमला किसका दरबारी था, यानी किसके दरबार में रहा करता था। ओके, औरंगजेब के दरबार में आने से पहले मीर जुमला किसका दरबारी था। ओके, या किसके दरबार में रहता था। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह का। ठीक है, मीर जुमला एक हीरा का व्यापारी था, और चूंकि हीरा का एक महत्वपूर्ण खदान हुआ करता था गोलकुंडा, इसलिए वह वहीं पे रहता था, और वहाँ का जो शासक थे वो कुतुब शाह थे। तो कुतुब शाह के दरबार में इसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, मुगल कालीन आर्थिक आंकड़ों की जानकारी, मुगल कालीन आर्थिक आंकड़ों की जानकारी आंकड़ों की जानकारी किस पुस्तक से या किस ग्रंथ से मिलती है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। ओके दोस्तों, इसको नोट करिए फटाफट। चलिए, ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था। ओके, अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था, किसकी शरण में था। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा अमरकोट के राणा बिरसाल की शरण में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के विषय में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। ओके, महाजनपदों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, हमें किस ग्रंथ से मिलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा
चूंकि हम सभी जानते हैं कि जब वे महाजनपदों के नाम का चर्चा आता है तो महाजनपदों की जानकारी का सबसे उत्तम स्रोत अंगुत्तर निकाय है, परंतु इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में अंगुत्तर निकाय का ऑप्शन ही नहीं था, और उसमें महावस्तु का ऑप्शन था। और इसके अलावा 3 ऐसे मतलब ग्रंथ का नाम दिया हुआ है जिससे महाजनपदों की जानकारी नहीं मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महावस्तु। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस स्वायत्त राज्य की स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम किस स्वायत्त राज्य की स्थापना हुई थी? की स्थापना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इसमें बच्चों ने हमें कुछ ऑप्शन भी बताए थे, जैसे फर्स्ट में विजयनगर, सेकंड बहमनी, थर्ड जौनपुर एवं फोर्थ मालवा। ओके फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने भारत में स्वायत्त राज्यों के मतलब स्थापना के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें पाया होगा कि इन चारों ऑप्शन में जो भी नाम दिए गए हैं उसमें सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर एवं पुक्का के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अग्रेरियन सिस्टम ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स की स्थापना किसने किया था? ठीक है, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इंडियन मुस्लिम की रचना किसने किया? ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरोलैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ओके, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने क्या? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क। इससे तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। ये जर्मनी का चांसलर रह चुका है, रशिया का, और इसने जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हिटलर का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? हिटलर का सबसे महत्वपूर्ण
व्यक्ति कौन था? महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं करके हमें मंत्री कर दिए, ठीक है। महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? ओके, इसका राइट आंसर होगा गोवेल्स, ठीक है। क्योंकि गोवेल्स से नाजीवाद के जितने प्रसार प्रचार का कार्य होता था यही संभालता था, और यह हिटलर का सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय मंत्री हुआ करता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, द हिंदू नामक पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? द हिंदू नामक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। ओके दोस्तों, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, उग्र मानवतावाद के जनक कौन थे? ठीक है, उग्र मानवतावाद के जनक कौन है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, इन्हीं को संक्षेप में एम.एन. राय भी कहा जाता है, और मानवेंद्र नाथ राय ही भारत में साम्यवादी दल की स्थापना किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, हेनरी विवियन डेरोजियो किस दल से संबंधित था? हेनरी विवियन डेरोजियो किस दल से संबंधित था? ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा यंग बंगाल, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। ओके, हेनरी विवियन डेरोजियो से तो आप सभी भली भांति परिचित ही होंगे। इसी ने यहाँ पे लिखा ही हूं मैंने, यंग बंगाल की स्थापना किया था, और इसी ने सर्वप्रथम भारत को माता का स्थान प्रदान किया था। ओके, उसी आधार पे हम सभी भारत को भारत माता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किस उद्देश्य से की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? किस उद्देश्य से की गई थी? ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारतीय सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से। ओके, के उद्देश्य से। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि जो भी मतलब आईसीएस के एग्जाम देकर के भारतीय क्वालिफाई होते थे इंडियन सिविल सर्विस के लिए, यानी आईसीएस के लिए, तो उन्हीं को प्रशिक्षण देने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली के सिफारिश पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। ठीक, मगर इस पर अंग्रेज अधिकारियों ने आगे चल करके आपत्ति जताना शुरू कर दिया, जिसके कारण 5 वर्ष के भीतर ही इस कॉलेज को बंद कर दिया गया और इसी के विकल्प के रूप में इंग्लैंड में एक प्रशासनिक कॉलेज को खोला गया। ठीक है, ध्यान देंगे इस पे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता महानगर की स्थापना किसने किया? शर्ट में ही लिख देता हूं, कलकत्ता की स्थापना किसने किया? किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जब चारनॉक। जब चारनॉक। ठीक है, जल्दी नोट करिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया? चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया? चलाया। ओके, इसका राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त कांस्य प्रतिमा किसकी है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त कांस्य प्रतिमा किसकी है? कांस्य प्रतिमा किसकी है? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है शिव, विष्णु, सरस्वती और नर्तकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्तकी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के चारदीवारी का निर्माण किससे हुआ था? पाटलिपुत्र के चारदीवारी का निर्माण किससे हुआ था? किससे हुआ था? ओके दोस्तों, यहाँ पे पाटलिपुत्र की चर्चा विशेषकर मगध साम्राज्य के संदर्भ में की जा रही है कि जब मौर्य शासकों के समय में पाटलिपुत्र अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो उस समय जो उसका चारदीवारी का निर्माण करवाया गया था, यानी जो उसका सुरक्षा घेरा था, वो किस चीज से बना था, उसी को पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी से। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। दोस्तों यहाँ पे मैं आज का जो लाइव क्लास है स्पेशली ये जो टोटल हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसको समाप्त करने के ही उद्देश्य से लाया था, परंतु इसमें अभी 100 क्वेश्चन ही मैं करा पाया हूँ आज, यानी लगभग आज केवल 50 क्वेश्चन कराया हूँ और टोटल 100 क्वेश्चन हो पाया है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके साथ मैं आप लोगों से ब्रेक लेना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी यह दे दूँ कि अब आप सभी जानते हैं कि अधिकांश परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही है, जिसके कारण हमें तुरंत क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है और हमें 15-20 दिन के बाद ही उसका आंसर की देखने को मिलता है। तो 15-20 दिन या 25 दिन जो भी हमारे अंदर कंफ्यूजन चलते आ रहे हैं,
उसको दूर करने के लिए हमें उन क्वेश्चन को देखना आवश्यक होता है। और आखिर में हमें वे सब क्वेश्चन मिलेंगे कैसे? साथ ही कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं जिसका क्वेश्चन पेपर लीक ही नहीं होता है, यानी उसका आंसर की आता ही नहीं है, सिर्फ उसका रिजल्ट आता है। जैसे एयरफोर्स नेवी का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो इन सबसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इन एग्जाम से संबंधित, वे आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे दिए जाएंगे। क्योंकि जो हमारी करियर वांट की टीम है, ये जब भी कोई ऑनलाइन एग्जाम होता है तो बहुत सारे केंद्रों पर जाकर के और वहां से जो भी बच्चे केंद्र से बाहर आते हैं उनसे संपर्क स्थापित करके और उन क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग उस दिन के जो भी पेपर होते हैं उसका क्वेश्चन सेट तैयार करते हैं और आप लोगों के समक्ष प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में हमारी भूमिका पहले से थी, मगर एक नए चैनल के माध्यम से आप लोग को पहली बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और हम लोग जितने भी ये सारे क्वेश्चन कराएंगे ये बिल्कुल ही जेन्युइन होते हैं, आप लोग को इसमें कहीं संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस करियर वांट चैनल पे आप सभी में से जितने भी नए होंगे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और जो इसका बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए।